प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम संपूर्ण संस्कृत से VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करेंगे जो आपके 19 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है मंगलम, ठीक है। मंगलम चैप्टर से हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, मंगलम का अर्थ क्या होता है? तो मंगलम का अर्थ होता है बच्चों शुभ। आप मंगल शब्द से इसका अर्थ पता अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सर्वदा का अर्थ क्या है। तो बच्चों, सर्वदा यानी कि हमेशा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मंगलम पाठ में किसकी प्रार्थना की गई है। तो बच्चों, मंगलम जो पाठ है इसमें किसकी प्रार्थना की गई है। तो इसमें बच्चों ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी कि सभी भगवान की इसमें प्रार्थना की गई है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मंगलम पाठ में किसकी महिमा का वर्णन है। तो बच्चों, मंगलम पाठ में किसकी महिमा का वर्णन है। तो मंगलम पाठ है बच्चों देवताओं की महिमा का वर्णन है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मंगलम किस प्रकार की रचना है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि मंगलम किस प्रकार की रचना है। तो एक प्रार्थना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है बच्चों पाटलिपुत्र वैभवम। इससे हमारा पहला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, यानी कि पुराना नाम पूछ रहे हैं। तो इसका सबसे पुराना नाम है बच्चों पाटलीग्राम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चों, पाटलिपुत्र आपको पता है कि पाटलिपुत्र किसके किनारे है, गंगा नदी किनारे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का वैभव किस काल में चरम पर था। तो बच्चों, जब आप पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा वैभव किस काल में था। तो मौर्य काल में था, ठीक है। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो इसका अन्य नाम क्या था बच्चों। इसका अन्य नाम था पुष्पपुर, क्योंकि यह पाटल नाम का पुष्प सबसे अधिक उगता था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के महत्व का वर्णन किसने किया है। तो बच्चों, पाटलिपुत्र के महत्व का वर्णन मेगास्थनीज नामक दार्शनिक किया था जब वो घूमने आया था पटना, तो ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा चैप्टर है अलस कथा, जिसमें आलसी का बात किया गया, ठीक है। चलिए, अलस कथा का अर्थ क्या है। तो बच्चों, आपको पता है कि अलस का अर्थ क्या होता है, आलसी, है ना। अलस का अर्थ क्या होता है, आलसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अलस कथा में मुख्य पात्र कौन है। तो बच्चों, अलस कथा में मुख्य पात्र कौन है। तो अलस कथा नाम ही है, तो इसका मुख्य पात्र कौन होगा। तो आलसी व्यक्ति होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अलस कथा का मुख्य संदेश क्या है। तो बच्चों, अलस कथा का मुख्य संदेश क्या है। तो क्या है, आलस्य से हानि और समय का महत्व और मेहनत से सफलता। बच्चों, इसमें सभी के बारे में हल्का हल्का सा झलक दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, सभी होगा, ठीक है। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अलस कथा किस प्रकार की कहानी है। बच्चों, एक ऐसी कहानी है तो ये हमें प्रेरित करता है बच्चों। तो ये क्या है, प्रेरक कहानी है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कहानी में अलस के क्या परिणाम बताए गए हैं। तो बच्चों, अलस के क्या परिणाम बताए गए हैं। तो अलस के परिणाम क्या बताया गया है कि असफलता, ठीक है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर है हमारा संस्कृत साहित्य लेखिका, ठीक है। चलिए इसका पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में पहली महिला लेखिका कौन मानी जाती है। तो जो संस्कृत साहित्य में पहली महिला लेखिका कौन थी। तो ये थी गार्गी, ठीक है। कौन थी, गार्गी थी। बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
लेखिका शब्द का अर्थ क्या है? तो बच्चों लेखिका लेखक की स्त्रीलिंग है ना, तो क्या होगा? महिला लेखिका। जो महिला होती है लेखक उसको क्या बोलते हैं? महिला लेखक। ठीक है, उसको लेखिका बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान कैसा रहा है? तो बच्चों संस्कृत साहित्य में महिलाओं का कैसा योगदान रहा है? तो बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृत साहित्य की पहली ज्ञात महिला कौन थी? तो बच्चों संस्कृत साहित्य की पहली ज्ञात महिला कौन थी? तो ये थी बच्चों विदुषी गार्गी। ठीक है, कौन थी? विदुषी गार्गी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में मैत्रेय का योगदान किस क्षेत्र में है? तो जो मैत्रेय का योगदान क्या इसमें है? तो यह वैदिक दर्शन में। ठीक है, किसमें है? वैदिक दर्शन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत महिमा चैप्टर से 15 प्रश्न। ठीक है, पढ़ते हैं। भारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बच्चों भारत को आर्यभट्ट, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष या सभी? तो बच्चों सभी नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यभट्ट सभी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो यह है बच्चों वेद है। ठीक है, कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि पुराण या ये रामायण महाभारत ये सब लगा देते हैं, तो ये बच्चों ये नहीं होगा, क्या होगा? वेद होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत को कौन सा देश सोने की चिड़िया कहता था? तो कौन सा देश बच्चों भारत को सोने की चिड़िया कहता था? तो ये बच्चों अरब के लोग कहते थे। ठीक है, अरब से जो जहाज से लोग आते थे वो लोग क्या कहते थे कि यह सोने की चिड़िया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कितने प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? तो बच्चों भारत में कितने प्रमुख भाषाएं बोली जाती है? तो ये 22 भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो बच्चों संस्कृत साहित्य में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ये बच्चों किस रूप में? देवभूमि, कर्मभूमि, पुष्पभूमि यानी कि पुण्य भूमि और सभी, यानी कि ये जितने भी नाम हैं इन सभी नामों से भारत को वर्णित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महिमा का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज़ की महिमा तो उसकी महानता को दर्शाता है महिमा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो बच्चों आपको याद रखना कि भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो बच्चों भारत में हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो बच्चों भारत नाम का उल्लेख सबसे पहले महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो बच्चों राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान अगर पूछे जाएगा तो क्या हो जाएगा? जन गण मन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, बच्चों इसमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बच्चों भारत में सबसे ऊंचा पर्वत अगर माउंट एवरेस्ट अगर ऑप्शन में है तो बच्चों इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, होगा क्या? कंचनजंगा होगा। क्या होगा? कंचनजंगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? तो बच्चों कौन सा राज्य जो मसालों का बगीचा कहलाता है वो है केरल। केरल में सबसे ज़्यादा मसाला होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किया? तो बच्चों गांधी जी किस वर्ष स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किए थे? तो गांधी जी बच्चों सन 1915 में। ठीक है, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे उसके बाद, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है?
तो बच्चों भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? वो है बच्चों तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला इसको बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों भारत के संविधान का मुख्य उद्देश्य ये सभी है बच्चों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, ये सभी है, ठीक है। क्या है? ये सभी है, ठीक। चलिए बच्चों यहाँ पर हमारा अगला चैप्टर है भारतीय संस्कार। इससे यहाँ पर हमें 20 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है संस्कार का अर्थ क्या है? तो बच्चों संस्कार ये आपके चरित्र और जो भी स्वभाव होता है ये सभी क्या करता है? शुद्धिकरण करता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संस्कारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो बच्चों संस्कारों की संख्या यहाँ पर कितनी मानी गई है? तो संस्कारों की संख्या बच्चों 16 मानी गई है। 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नामकरण संस्कार कब किया जाता है? तो बच्चों किसी बच्चे का जब जन्म होता है उसके बाद ही ना उसका नाम डाला जाता है, ठीक है। तो जन्म के बाद, विवाह के बाद तो संभव ही नहीं है। किसी का ऐसा सुने कि विवाह के बाद नाम डाला गया हो? नहीं ना। मृत्यु के बाद तो सब चीज़ इंसान का खत्म हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विवाह संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? तो बच्चों विवाह ये सामाजिक संस्कार होगा ना, क्योंकि लोग समाज के रूल से लोग शादी ब्याह करता है तो ये सामाजिक हो गया है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उपनयन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों उपनयन संस्कार का उद्देश्य होता है शिक्षा का आरंभ। जब शिक्षा का आरंभ होता है ना तो इसे क्या बोलते हैं? उपनयन संस्कार बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संस्कार शब्द किस भाषा का है? तो बच्चों संस्कार जो शब्द है यह किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा का, ठीक है। अधिकांश संस्कृत में आपको अगर भाषा का जो क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपके संस्कृत ही हर अधिकांश का होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विद्या आरंभ संस्कार को क्या कहते हैं? तो बच्चों विद्या आरंभ संस्कार क्या बोलेंगे? विद्यारंभ संस्कार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्यारंभ संस्कार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंत्येष्टि संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों अंत्येष्टि संस्कार का उद्देश्य क्या होता है? मृत्यु के बाद का कर्मकांड। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु है तो उसका सुनते हैं ना कि अंतिम संस्कार वगैरह होता है, तो क्या होता है कि अंत्येष्टि संस्कार उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्भाधान संस्कार कब किया जाता है? ठीक है, तो गर्भाधान जो संस्कार होता है यह किसी बच्चे के जन्म से पहले होता है ना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संस्कारों का वर्णन मुख्यतः कहाँ मिलता है? तो बच्चों संस्कारों का वर्णन जो है वो मुख्यतः कहाँ मिलता है? वेदों में मिलेगा, क्योंकि यह सबसे पुराना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संस्कार किस प्रकार जीवन को प्रभावित करते हैं? तो बच्चों संस्कार जो है वो जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो ये शारीरिक भी करते हैं, मानसिक भी करते हैं और सामाजिक भी करते हैं, ठीक है। यानी कि सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन सा है? ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित इसमें संस्कार कौन सा है? तो क्या होगा? उपनयन संस्कार होगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार कौन सा है? तो बच्चों अंतिम संस्कार क्या होगा? अंत्येष्टि संस्कार होगा ना, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा संस्कारों का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों संस्कारों का इसमें उद्देश्य क्या है? तो शुद्धि और परिपूर्णता, शुद्धि और परिपूर्णता। बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विद्यारंभ संस्कार का क्या महत्व है? तो बच्चों विद्यारंभ संस्कार का क्या महत्व है कि इसमें अध्ययन की शुरुआत करते हैं बच्चे, करते हैं ना।
विद्यारंभ में अध्ययन की शुरुआत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कार किसे पूर्णता प्रदान करते हैं? तो बच्चों संस्कार किसे पूर्णता प्रदान करेंगे? तो व्यक्ति को करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कारों की परंपरा किस संस्कृति से आई है? तो बच्चों संस्कारों की परंपरा किस संस्कृति से आई है? तो यह भारतीय संस्कृति से ही पूरी विश्व में फैली है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विवाह संस्कार में मुख्य कार्य क्या है? तो बच्चों विवाह संस्कार में क्या होता है? गृहस्थ जीवन की यानी कि घरेलू जीवन की शुरुआत होती है ना। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कार जीवन को कैसा बनाते हैं? तो बच्चों संस्कार जीवन को कैसा बनाते हैं? अनुशासित और पवित्र। जब कोई आदमी अनुशासित रहेगा तभी ना वो पवित्र बन पाएगा, इसलिए संस्कार हर इंसान में होना जरूरी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संस्कारों की परंपरा किस ग्रंथ से विस्तृत रूप से वर्णित है? ठीक है, तो किस में है? यह बच्चों वेद में। ठीक है, किस में है? वेद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अध्याय 7 यानी कि चैप्टर 7 चालू हो गया, विद्यार्थी जीवनम। इससे भी यहाँ पर आपको 20 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। विद्यार्थी को क्या सीखना चाहिए? तो बच्चों विद्यार्थी को इसमें क्या सीखना चाहिए? तो बच्चों अनुशासन सीखना चाहिए, है ना। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आलस से बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। खेल कूद हल्का फुल्का, लेकिन इतना नहीं खेल कूद करना चाहिए जिससे हमारा स्टडी ही चौपट हो जाए। ठीक है, तो इसमें अनुशासन महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी जीवन को किस रूप में जाना जाता है? तो बच्चों विद्यार्थी जीवन को जीवन का आधार माना जाता है। जब किसी इंसान का विद्यार्थी जीवन सही रहता है ना, तो वह इंसान जीवन में बहुत कुछ कर जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्या का क्या महत्व है? तो बच्चों विद्या का महत्व क्या है कि ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है? तो बच्चों विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी पूंजी क्या है? समय। एग्जाम में समय ही ना मेन होता है, और विद्यार्थी का परीक्षा कहाँ होता है? एग्जाम ही अंतिम होता है, जहाँ पे बच्चे का पूरा परीक्षण किया जाता है। और उस समय की महत्व इतनी होती है कि क्या उससे अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? तो बच्चों विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है कि शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्या का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों विद्या का दूसरा नाम क्या है? वो है ज्ञान। ठीक है, विद्या का दूसरा नाम ज्ञान है। बच्चों अभी बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये सभी क्वेश्चंस आप कर रहे भी होंगे। विद्यार्थी जीवन में मुख्य गुण क्या है? तो बच्चों विद्यार्थी जीवन में मुख्य गुण क्या है? यह बच्चों परिश्रम, है ना। विद्यार्थी जीवन में मुख्य गुण क्या है? परिश्रम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्या किससे मिलती है? तो बच्चों विद्या किससे मिलती है? तो विद्या गुरु से मिलती है, अनुशासन और मेहनत से भी मिलती है। तो बच्चों गुरु तो है ही, लेकिन बच्चे के अंदर अनुशासन होगा, उसके बाद बच्चे के अंदर विद्या अर्जित होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो बच्चों विद्यार्थी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी जीवन का मूल मंत्र क्या है? तो बच्चों विद्यार्थी जीवन का मूल मंत्र क्या होगा? अनुशासन और समय प्रबंधन, अनुशासन और समय प्रबंधन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्या किसे कहा जाता है? तो बच्चों विद्या किसे कहा गया है? तो अमूल्य धन है विद्या, है ना। विद्या क्या है? अमूल्य धन है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन किसके लिए तैयारी है? तो बच्चों विद्यार्थी जीवन किसके लिए तैयारी है? तो ये हमारे भविष्य के लिए तैयारी है ना।
विद्यार्थी जीवन में जो जितना तपता है उसका भविष्य उतना ही सुनहरा होता है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन में कौन सा गुण आवश्यक है? तो बच्चों विद्यार्थी जीवन में सबसे आवश्यक क्या है? अनुशासन है। अनुशासित रहेंगे तो हर चीज़ संभव है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी जीवन में समय की क्या भूमिका है? तो बच्चों विद्यार्थी जीवन में समय बहुत अनमोल है ना। एग्जाम के समय में समय का महत्व पता चलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थी को सबसे पहले किसकी सेवा करनी चाहिए? बच्चों विद्यार्थी को सबसे पहले अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने ऊपर किसकी दर्जा दी है? गुरु की दर्जा अपने से भी ऊपर दी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? बच्चों ये आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ आलस्य आता होगा। तो बच्चों आलस्य विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है। जो जितना जल्दी आलस्य को दूर कर देता है उसका जीवन उतना ही आसान हो जाता है आगे चल के, है ना। विद्यार्थी जीवन को किसका समय कहा गया है? तो बच्चों विद्यार्थी जीवन को शिक्षा का समय कहा गया है। ठीक है, किसका? शिक्षा का समय कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्या का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों विद्या का उद्देश्य क्या है? स्वयं को बेहतर बनाना। किसी इंसान विद्या क्यों अर्जित करता है? क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने आप को जैसा है उससे और बेहतर बनाए, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यार्थी के लिए गुरु का क्या महत्व है? तो बच्चों विद्यार्थी के लिए गुरु का महत्व क्या है? मार्गदर्शन भी गुरु करते हैं छात्र का, शिक्षा भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, यानी कि सभी काम क्या करते हैं? गुरु करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को क्या नहीं करना चाहिए? तो बच्चों विद्यार्थी को समय का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, समय का दुरुपयोग विद्यार्थी को कभी नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला यहाँ से चैप्टर चालू हो गया है। कौन सा चैप्टर है? तो आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत से क्वेश्चन है। आधुनिक भारत से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों आधुनिक भारत से क्या तात्पर्य है कि वर्तमान युग का भारत। आधुनिक भारत मतलब वर्तमान युग, यानी कि जो नए जमाने का जो भारत है, डेवलपमेंट इंडिया है जो है, उसका अर्थ है आधुनिक भारत। ठीक है, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो बच्चों आधुनिक भारत की शुरुआत सन 1947 के बाद से मानी जाती है। ठीक है, सन 1947 से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो बच्चों आपको याद है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था? सन 1947 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सभी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो बच्चों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये सभी क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी है ना, जीके के क्वेश्चन सब है। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका जन्म भी अपना बिहार के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को लोकतंत्र कब घोषित किया गया था? तो बच्चों सन 1950 में जब से संविधान लागू हुआ है तब से भारत को एक लोकतंत्र घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, आधुनिक भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो बच्चों आधुनिक भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? स्वतंत्रता भी मिली हुई है, विज्ञान और तकनीकी विकास भी हो रही है, संविधान का निर्माण भी हो गया, यानी कि सभी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो बच्चों महात्मा गांधी को भी कहा जा सकता है, जवाहरलाल नेहरू जी को भी कहा जा सकता है, डॉक्टर अंबेडकर जी को भी कहा जा सकता है, यानी कि सभी लोग को आधुनिक भारत के निर्माता कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हरित क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? तो बच्चों हरित क्रांति किसके नेतृत्व में हुई?
तो यह हुई थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो बच्चों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ठीक है, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में कौन सा आंदोलन महत्वपूर्ण था? तो बच्चों आधुनिक भारत में कौन सा था? तो ये सभी थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और एक ऊपर क्या था, ऊपर था बच्चों असहयोग आंदोलन। ये सभी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में शिक्षा का स्तर किसने बढ़ाया? तो बच्चों आधुनिक भारत में शिक्षा का स्तर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बढ़ाया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? तो बच्चों भारत में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी? यह सन 1991 में शुरू हुई थी। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो यह क्या है, संसद है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार क्या है? तो बच्चों आधुनिक भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार क्या है? तो उदारीकरण है। ठीक है, क्या है, उदारीकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष परमाणु शक्ति घोषित किया गया है? तो बच्चों भारत को सन 1998 में भारत को परमाणु शक्ति घोषित किया गया है कि भारत के पास भी परमाणु शक्ति है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो बच्चों आधुनिक भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है ना, गरीबी भी बढ़ती जा रही है, शिक्षा का स्तर भी एक तरह से कहें तो अभी उतनी अच्छी नहीं है। बच्चों देख सकते हैं तो इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा 19 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है अंतिम, आधुनिक भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों आधुनिक भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास, शांति, आत्मनिर्भरता, सभी। तो बच्चों भारत को क्या चाहिए? विकास भी चाहिए, शांति भी चाहिए, आत्मनिर्भरता भी चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क्या? सभी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके संपूर्ण संस्कृत से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 19 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।